हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ द वरल ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। आज एक स्पेशल मौका है। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, दैट इज नन अदर देन जैक्सन डिकोस्टा सर। थैंक यू सर फॉर कमिंग ओवर हियर एंड एनकरेजिंग मी टू हैव अवेयरनेस अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग। दोस्तों, जैक्सन सर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है, IITD सर्टिफाइड ट्रेनर है एंड डेब्ट काउंसलर है। इन शॉर्ट, कर्जे से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं उसकी काउंसलिंग टीचिंग करते हैं। काफी कॉलेजेस में, काफी कॉर्पोरेट्स में अभी दलक सर ने मोर देन 5000 लोगों को अपने काउंसलिंग से उनको प्रोत्साहित किया है कि वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। तो आज हम कुछ सवाल उनसे पूछेंगे जहाँ पे मैं खुद और आप ऑडियंस कुछ सीख सके अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग और एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सके और हैप्पी और हेल्दी लाइफ जिए। सर, सबसे पहले आपका वेलकम करना चाहूंगा। क्यों? हमारे यूट्यूब चैनल सर द वरल ग्रुप। थैंक यू फॉर कमिंग एंड आपका प्रीशियस टाइम। आपके काफी काउंसलिंग शेड्यूल थे, आपने मेरे लिए मेरे रिक्वेस्ट पे आपने सारे मीटिंग्स कैंसिल किए, उसके लिए बहुत बहुत से धन्यवाद। ओके सर। एंड सर, आज का जो सेशन है इसमें मैं आपसे थोड़ा नॉलेज देना चाहूँगा मेरे ऑडियंस तक पहुँचाने में कि हम हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें और ये हम हमारी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें। हम सोचते हैं सर, लेकिन हम लोग कर नहीं पाते। सबसे पहले मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा विजय मुकुल को फॉर ऑल द इनिशिएटिव दैट वी हैव टेकन, और जो आपने वरल ग्रुप को इतना आगे पहुँचाया है। आपके इंस्टीट्यूट्स, आपके स्कूल्स और जितने स्कूल्स के साथ आप जो काम कर रहे हो वो लाजवाब है। नाउ कमिंग टू फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या होता है ये? तो फाइनेंशियल प्लानिंग सब लोगों के लिए सेम नहीं होता, सबका फाइनेंसेस अलग अलग होते हैं। सैलरीज, इनकम, सबके एसेट्स सेम नहीं होते, सबके अलग अलग होते हैं। तो कस्टमाइज होता है, सबके नीड के हिसाब से करना पड़ता है। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है फाइनेंशियल प्लानिंग में, जिसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी प्लानिंग। लोगों को इमरजेंसी प्लानिंग कैसे करनी है नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, एक्सीडेंट हो जाता है और जो अर्निंग मेंबर है, जो मेन अर्निंग मेंबर है, अगर उसके एक्सीडेंट हो जाती है, उसकी इनकम रुक जाती है, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, तो क्या इनकम तो रुक गई, हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा? उसका इमरजेंसी प्लानिंग किया है क्या? तो ये अवेयरनेस लोगों के पास नहीं है। और अभी ट्रेंड है EMI EMI EMI। वी डोंट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर इन्वेस्टिंग, वी इन्वेस्ट व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। पहले हम स्पेंड करते हैं, फिर कुछ बचेगा उसको इन्वेस्ट करते हैं। हमको कोई अट्रैक्टिव चीज दिखती है, जैसे कोई अच्छा मोबाइल हो या कोई अच्छी गाड़ी है, बाइक है जो EMI पे अवेलेबल है, तो हम क्या करते हैं? EMI है, हर महीना भरना है, क्रेडिट कार्ड है, स्वाइप कर दिया, आज भरना नहीं है, बाद में भरना, हम उसको ले लेते हैं। क्या होता है, जब हम इंपॉर्टेंट चीजों के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो हमारे पास होते नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी EMI ले रखा है, स्पेंड हो जाता है पैसा। इसकी वजह से क्या होता है, हमारा पूरा फाइनेंसेस हिल जाता है और हमारा इमरजेंसी प्लानिंग हो नहीं पाता। इसके वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग की अवेयरनेस हमारी कंट्री में बहुत कम है, और जिन लोगों को मालूम है वो लोग अपने फाइनेंसेस अच्छे से प्लान कर रहे हैं। सर, आपसे मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि मेरे साथ इंसिडेंट घटा था कि मेरे फ्रेंड के डैड का एक्सीडेंट हो गया और उसका सैलरी करीबन 1 लाख, और उसके पास उतने सेविंग्स नहीं थे कि वो अपना डैडी का हॉस्पिटल का खर्चा उठा सके, और वो एंड मोमेंट पे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा था फंड्स के। तो सर, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रहा है? उसने सेविंग्स तो किए थे, बट वो सेविंग्स इतने इनफ नहीं हो रहे थे कि जब वो लाख रुपए कमा रहा है तो भी वो हॉस्पिटल का खर्चा नहीं भर पा रहा है। बट हमारे यहाँ पे ऐसे लोग हैं सर जो 10,000 20,000 में हमारे घर चलते हैं। बहुत सारे हमारे लेबर वर्कर्स है इंडिया में जो वो कमाते हैं, उन्हीं से उनका घर चलता है। तो ऐसे टाइम पे ऐसे लोग कैसे वेल्थ क्रिएट करें? तो उसका ये जवाब है, 3 पिलर्स होते हैं इमरजेंसी प्लानिंग के। जैसे मैंने
थोड़ी देर पहले इमरजेंसी प्लानिंग के ऊपर बताया। उसके 3 पिलर्स होते हैं। एक होता है इमरजेंसी फंड। अभी इमरजेंसी फंड ऐसा नहीं है कि आपकी जो सैलरी आती है हर महीने, तो उसमें से आप पैसे निकाल के सेव करते हो और अपने कबर्ड में रख देते हो या जमीन में गाड़ दिया, तो उसको हम सेविंग्स नहीं बोल सकते। तो जो पैसा सेव करते हो ना, उसको एक ऐसे जगह पे डालो जहाँ से आप थोड़ा इंटरेस्ट भी कमा पाओगे, थोड़ा रिटर्न ज़्यादा आएगा और ज़रूरत के समय पे आप उसको निकाल सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपने फिक्स डिपॉजिट कर लिया या रिकरिंग डिपॉजिट कर लिया या शॉर्ट टर्म म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो उसमें आपने डाल दिया। उसमें जब आप पैसे डालते हो तो पैसे 8%, 9%, 10% के हिसाब से भी ग्रो होते हैं और ज़रूरत के समय पे जब इमरजेंसी आ जाएगी तो उसको आप तोड़ के यूज़ कर सकते हो। तो एक तो आपका इमरजेंसी फंड बना लो इन्वेस्ट करके। दूसरी चीज़ मेडिक्लेम है। अभी लोगों को लगता है कि मेडिक्लेम खर्चा है, प्रीमियम देते हैं लेकिन बहुत साल प्रीमियम भरने के बाद कुछ मिलता नहीं। बट एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, मेडिक्लेम एक ऐसा प्रोविजन है, आपने सपोज 10 साल भी भरा उसमें प्रीमियम, 11वें साल में अगर आपको ऐसी बीमारी आ गई जहाँ पे 5 लाख रुपए का खर्चा है, जो 10 साल आपने भरा है ना वो पूरा आपको वहाँ पे रिकवर हो जाएगा। तो मेडिक्लेम को आपकी कॉस्ट मत समझिए, मेडिक्लेम को आपकी इन्वेस्टमेंट समझिए। जरूरत के टाइम पे वो काम आती है। हम ऐसी गारंटी दे नहीं सकते कि अगले 10 साल में हॉस्पिटल जाऊंगा नहीं, तो मेडिक्लेम आपको गारंटी दे रही है ना, आपने पॉलिसी ली, अगले दिन से आपका कवर चालू, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ 5 लाख 10 लाख जो भी खर्चा है मेडिक्लेम पॉलिसी से आपको मिलेगा। तो ये हो गया दूसरी चीज। और तीसरी चीज, टेक अ लाइफ इंश्योरेंस। हम उसको बोलते हैं टर्म प्लान। फाइनेंशियल लैंग्वेज टर्म प्लान बोलते हैं। टर्म प्लान क्या होता है? जो वर्किंग मेंबर होता है, काम करने वाला मेंबर होता है, सपोज उसकी जान जाती है किसी एक्सीडेंट में या किसी बीमारी से, और अगर उसने टर्म प्लान लिया होता तो अगर वो मर गया तो उसके फैमिली को वो 10 लाख 1 करोड़ 50 लाख जो भी उस टर्म प्लान का वैल्यू है वो फैमिली को दी जाती है ऑन द डेथ। तो टर्म प्लान का प्रीमियम फॉर एग्जांपल 30 ईयर ओल्ड 30 साल की इंसान की टर्म 1 करोड़ की पॉलिसी का प्रीमियम लगभग 8 से 9 हज़ार, मैक्सिमम 10,000 रुपया साल का। वो साल में एक बार भरना है। आपको पूरे आपके 60 के एज तक या रिटायरमेंट की एज तक आपको कवर मिलेगा 1 करोड़ का। अगर उस दौरान आपके लाइफ में कुछ हो जाता है, आपकी जान चली जाती है एक्सीडेंट में या बीमारी से, आपकी फैमिली को 1 करोड़ दिया जाएगा। अभी लोग मुझसे पूछते हैं कि टर्म प्लान कितना लेना चाहिए, 50 लाख इनाफ है कि 1 करोड़ इनाफ है कि 1 करोड़ 50 लाख। तो उसका एक कैलकुलेशन है। आपकी जो सैलरी है ना, साल की सैलरी, उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। सपोज मेरी सैलरी 5 लाख रुपए साल की, तो उसको मैं 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो हो गया 50 लाख। तो मैं 50 लाख का इंश्योरेंस लूंगा। अगर मेरी एक्सीडेंट हो जाती है, मेरी जान चली जाती है, मैं साल का 5 लाख घर में दे रहा था, मेरी जान जाने के बाद 50 लाख फैमिली को दिया जाएगा, मतलब 10 साल का इनकम फैमिली को मिल गया। ऑफकोर्स टर्म प्लान इमोशनली तो रिप्लेस नहीं कर सकता मुझे, बट जो मेरी इनकम कैपेसिटी थी जो रुक गई है फैमिली को मिल जाएगी। तो मेरे घर पे अगर मेरी वाइफ या कोई काम नहीं करता, उसे अकेला काम करता है, मेरे जाने से फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ सकता है। तो मेरे लिए टर्म प्लान लेना इंपॉर्टेंट है। मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेडिक्लेम, और इमरजेंसी में जब फंड्स चाहिए होते हैं, सपोज मेरी जॉब चली गई या मेडिकल एक्सपेंस के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए इमरजेंसी फंड। तो ये 3 चीजें हमेशा बनाए रखना, इससे आपका फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत होगी। तो मेरा आपसे तीसरा सवाल ये रहेगा, इंडिया में कितने प्रतिशत लोग इन्वेस्ट करते हैं और कितने प्रतिशत लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते हैं? इसका कारण क्या है? इंडिया में लगभग 70 से 80% लोग पैसा सेविंग्स में रखते हैं, फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, बैंक में रखते हैं, गोल्ड लेते हैं और कहीं और इन्वेस्ट करने से डरते हैं। उनको अगर शेयर मार्केट बोलेंगे, म्यूचुअल फंड बोलेंगे। एक और चीज है जो बहुत कॉमन है इंडिया में, इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो एंडाउमेंट प्लान होता है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है बिकॉज समझने के लिए बहुत ईजी है। LIC इंडिया में काफी सालों से है, तो LIC के बहुत सारे एंडाउमेंट प्लान में लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो बहुत सारे लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो समझने के लिए ईजी है। जब उसको वो लोग इन्वेस्ट करते तो उनको ऐसा लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन
इंश्योरेंस पॉलिसी, एफडी, आरडी, गोल्ड इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये सब सेविंग्स होता है। बिकॉज यहाँ पे आपको 7-7.5% से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता, बट फिर भी लोग वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है, बिकॉज LIC बोलेंगे तो गवर्नमेंट, गोल्ड सामने दिखता है, एफडी बैंक में होता है, लोगों को लगता है बैंक सेफ है, लेकिन अभी आपने इतने सारे न्यूज़ देखे, बैंक्स भी आजकल सेफ नहीं है सर अभी रिसेंटली जो Yes. तो लोगों को अवेयरनेस कम है कि कहाँ पे राइट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे आपको ज़्यादा रिटर्न्स उसमें से आना चाहिए। तो ये अवेयरनेस फैलाना हमारा काम है, जैसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स और आप जैसे जो इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं और फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाते हैं, ये सब हमारा काम है, जहाँ पे हम लोग इस सब चीज़ के बारे में नॉलेज देना चाहिए। तो लोगों को अवेयरनेस इसके लिए नहीं है क्योंकि हम जैसे लोग वहाँ पे पहुँच नहीं पाते। नहीं सर, इस बात पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं आपसे किस तरीके से जुड़ सकता हूँ वीडियो खत्म होने के पहले। और मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स टू वन गो। सर हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने मुझसे ये पूछा था कि विजय सर व्हाट इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो हमें काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट करने से रोकते हैं, तो सर उनके लिए क्या एक सोल्यूशन है, उनका सही एज क्या है इन्वेस्टमेंट का, और उसके अगर वो यंग एज में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। आपसे बेहतर कोई मुझे ये नहीं बता पाएगा सर। मैं बहुत दिन से ये प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूँ, तो आपसे प्लीज सुनना चाहता हूँ। तो इसका मैं ये जवाब देना चाहता हूँ, आप वॉरेन बफेट को जानते हैं? यस सर। He is one of the billionaires in the world. He is the owner of Berkshire Hathaway. उसने अपनी उम्र की 13 साल, जब वो 13 साल का था तभी उसने अपना पहला शेयर बाय किया था, उसने इन्वेस्ट किया था, और वो ये रिग्रेट कर रहा था कि उसने काफ़ी लेट चालू किया। ओके। और आज के तारीख में उसने 13 साल की उम्र में जो शेयर्स लिए थे आज भी उसके पास है। ओके। तो एक ऐसा इंसान जिसने 13 साल की उम्र से चालू किया इन्वेस्ट करना और आज वो कहाँ पे है। तो इन्वेस्टमेंट की कोई राइट उम्र होती नहीं है। जैसे अगर आपके पेरेंट्स भी आपके नाम पे इन्वेस्ट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट को आपको कैरी ऑन करना है। जब मैं छोटा था मेरे डैड मुझे सिखाते थे रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, एफडी क्या होता है, गोल्ड क्या होता है, और जब भी वो बैंक में जाते थे तो कैसे इन्वेस्ट करना है मुझे बताते थे। सो राइट फ्रॉम माई एज ऑफ 15 व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, डैडी स्टार्टेड टेकिंग मी टू बैंक्स, वहाँ पे दिखाते थे कैसे होता है। तो 15 की एज से मैंने ये सब सीखा और डैडी ने मेरे नाम पे एक अकाउंट खोला था, माइनर्स अकाउंट, जिसको मैं आज भी कंट्रोल कर रहा हूँ, जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया। मेरे डैडी से मैंने सीखा है कि कैसे इन्वेस्ट करके उसको बढ़ाना है। तो इन्वेस्टमेंट की कोई राइट उम्र होती नहीं है। तो डोंट वेट कि मेरी सैलरी जब बढ़ेगी या मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तब इन्वेस्ट करेंगे। आपके पास जो भी है, छोटा बड़ा जो भी है, उसको जब इफ टुडे इज द राइट टाइम, whenever you have money, just start investing. Invest every month small amounts, because वो छोटा अमाउंट जितना लंबा टाइम दोगे ना उस इन्वेस्टमेंट को, वो पैसा उतना ही लंबे टाइम में आपको ज़्यादा रिटर्न्स देगा, बिकॉज अपने टाइम ज़्यादा स्पेंड किया आपने। इसके लिए इन्वेस्टमेंट की कोई राइट एज नहीं होती, यू कैन स्टार्ट एनी। श्योर सर, थैंक यू सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट आंसर था हमारे लिए। एंड सर इन्वेस्ट तो आपने बोला कोई भी एज से हम लोग कर सकते हैं, बट काफी सारे लोगों को वो चीज की नॉलेज नहीं होती और ये हमें स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता। तो इस नॉलेज को हम किस तरीके से फैला सकते हैं, कैसे इंस्टीट्यूट से या आपके थ्रू, आपके लेसन्स के थ्रू हम इसको कैसे, हम आपने जैसे बोला कोई एज नहीं होती, इसके अवेयरनेस कैसे कर सकते हैं और उन्हें एज वेल एज उनके पेरेंट्स को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं। सो नॉलेज की अगर बात करें तो हम किसके लिए हैं? सो वी आर देयर टू शेयर नॉलेज, व्हाटएवर एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव, जो भी हमने एक्सपीरियंस इस फील्ड में ग्रो किया है, और बहुत सारे लोगों को हमने काउंसिल किया है, सबके फाइनेंसेस को हमने समझा है और उनको अकॉर्डिंगली हमने एडवाइस किया। तो हमारे पास नॉलेज है, लेकिन हमारे पास आपकी जैसे रीच नहीं है। जैसा आप रीच कर सकते हो स्कूल्स कॉलेजेस, वो हम नहीं कर सकते। तो वो काम अगर आप हमको मदद कर सकते हो तो हम आपके साथ हमारी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी कि आपके साथ हम लोग काम करें। आज आपने बोला वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड मैं डेफिनेटली इसमें मैं आज से ये वीडियो खत्म होने के बाद से काम शुरुआत करूंगा और मैं मैक्सिमम रीच करूंगा जहाँ पे ये कैंपिंग हो सके, अवेयरनेस कैंप हो सके और उनको नॉलेज पहुंचे कि कैसे वो अपना बचत
बढ़त और बचत कैसे कर सकते हैं। सो आपकी इसी में मुझे मदद लगेगी, जैसे आप जो स्कूल्स में कॉलेजेस में ये आप सब्जेक्ट जो लेके जाना चाहते हैं, बचत निवेश बढ़त, यस तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को जानना कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या एज पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप हमको सिर्फ वहाँ पे पहुँचा दो, हम अपना काम करेंगे, नॉलेज देंगे। प्लेजर सर, मैं डेफिनेटली इस पे काम करना शुरुआत कर दूंगा और आपका ब्लेसिंग्स मुझे हमेशा लगेगा। एंड एट द एंड सर आपसे ये पूछना चाहूँगा, क्या ये जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं ये हमें हमारे ज़रूरतों के हिसाब से प्लान करना चाहिए या फ्यूचर को देख के प्लान करना चाहिए? एब्सोल्युटली। तो ज़रूरत है, जो आपके इम्पोर्टेंट गोल्स होते हैं लाइफ के, फाइनेंशियल गोल्स हम जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एक नोट पैड पे या बुक में आप लिख लीजिए कि आपकी लाइफ में क्या क्या गोल्स हैं। कुछ फाइनेंशियल गोल्स है, घर लेना होता है, किसी की शादी होती है, एजुकेशन होता है, फॉरेन टूर जाना होता है, कार लेनी होती है, बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल गोल्स होते हैं जिसके लिए काफ़ी पैसा लगता है। तो इट्स इम्पोर्टेंट उस अमाउंट को आप लिख लो कि आपको 5 साल के बाद कितना चाहिए, 10 साल के बाद कितना चाहिए, टाइम के हिसाब से अमाउंट को लिख लीजिए। और आपकी जो सेविंग्स है, जितना जो इनकम है, उसमें से आप कितना सेव कर सकते हो उस गोल्स को रीच करने के लिए, उसको स्टेप बाय स्टेप हमको प्लान करना होता है। ओके, तो हर चीज़ के पीछे प्लानिंग लगती है, बिकॉज इफ यू डोंट प्लान यू विल डेफिनेटली फेल। एग्रीड सर, यस। और सर मैंने ये देखा है, आउट ऑफ 100% ऑफ द पॉपुलेशन इन यंगस्टर्स, मैंने ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्सपीरियंस किया है कि 97% पीपल, स्टूडेंट्स हो या एंटरप्रेन्योर्स हो या कॉर्पोरेट्स हो जो बनना चाहते हैं, उनका हमने देखा है कि दे डोंट प्लान देयर गोल्स। दस आपने जैसे बोला, अगर आपका पर्पस नहीं है लाइफ में, अगर पर्पस नहीं तो लाइफ जी के मतलब नहीं, तो एक गोल को प्लान करना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट। ओके, सो दैट्स व्हाट यू गिव योर आंसर। तो अगर हमने उसको प्लानिंग ही कर नहीं लिया तो मेरे लाइफ में गोल बचता नहीं है। तो मैं किस पर्पस को या किस एंड को या क्या देख के मैं आगे बढ़ूँ। सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके गोल्स लिख के लीजिए और उसके पीछे जो प्लानिंग लगता है, इस गोल के लिए मैं इतना टाइम दूंगा या इतना पैसा डालूंगा, इतना एफर्ट डालूंगा, उसको कॉन्क्रीट एक पेपर पे लिखिए और उसको हमेशा रिव्यू करते रहिए। ओके, रिव्यू करना इंपॉर्टेंट, आपने लिख लिया और उसको बुक के अंदर डाल दिया, उसको ऐसी जगह पे डालिए जहाँ पे उसको रोज देख सकूं, तो आपको मालूम है कि आपको वो अचीव करना है। राइट, सो प्लानिंग इज नीडेड एंड रिव्यू इज नीडेड एवरी, आई वुड से एवरी डे। Sure, sir. ये बहुत बड़ा मेरे लिए आंसर था सर, और बहुत हमारे जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको काफ़ी इस आंसर से काफ़ी उनका सवालों का जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आंसर कमिंग टू द पॉइंट, छोटा आदमी पूछने से अच्छा नहीं लगेगा, बुरा मत मानना सर। थोड़ा अगर आप कोर्स का डिटेल्स दे देंगे तो मेरे स्टूडेंट्स या जो मेरे पेरेंट्स हैं, अगर कोई स्टूडेंट को समझाना है अपने पेरेंट को, तो वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट उसको ये मालूम पड़ेगा कि वो कौन सा कोर्स कर रहा है। क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स आज जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं फाइनेंशियली, और हम समझाने जाते हैं, हमें खुद को 100% नॉलेज दे रही है, घर पे जाते जाते 50% याद रहता है, पेरेंट को समझाते 20% और समझ में आता है 1%, फिर आंसर आ जाता है सर नो। तो मैं चाहता हूँ कि आपके कोर्सेज के बारे में कुछ डिटेल्स मुझे मिले, कितना मंथ्स का कोर्स है और क्या टॉपिक्स उसमें कवर अप होंगे, और स्टूडेंट एज वेल एज पेरेंट्स या कॉर्पोरेट, आपने जैसे बोला 80% ऑफ द पॉपुलेशन अभी तक इन्वेस्ट नहीं करता, तो हम लोग काफी पीछे हैं, इस आपके बातों से मुझे मालूम पड़ रही है। तो उनको बेनिफिट्स क्या होंगे, अगर आप प्लीज बताओगे सर, मेरा रिक्वेस्ट है, तो बहुत मेरे ऑडियंस को बेनिफिट होगा। So now this course, the subject will be financial literacy. Okay. To give you a very simple game, बचत निवेश बढ़त. Okay. So this course will be around 6 months. 6 महीने का एक कोर्स रहेगा. Okay. और इसमें we will train the students on what are savings, what are investments, where to invest, how to invest, the right time to invest, how much amount to invest in which particular asset, asset creation क्या होता है, wealth creation क्या होता है,
ओके और कैसे खुद तो सीखे तो इम्पोर्टेंट है, और कैसे दूसरों को गाइड करें कि हमने वेल्थ क्रिएशन करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये कोर्स कॉन्क्रीट नॉलेज देगा, और जो अवेयरनेस लैकिंग है इन द कंट्री रिगार्डिंग फाइनेंशियल लिटरेसी वो स्लोली कम हो जाएगी, बिकॉज लोगों को पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट्स इतना इम्पोर्टेंट है और कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। सर हमें काम बहुत करने की जरूरत है। इससे ये मालूम पड़ता है मुझे कि बहुत हम लोग इन्वेस्टमेंट में पीछे हैं, पैसे कमा रहे हैं, डालना कहाँ पे, इन्वेस्ट कहाँ पे करना है वो हमें मालूम है। सर स्टूडेंट अगर आपका कोर्स करता है तो उसको इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप या जॉब, आइदर जॉब पर बनेगा, जॉब सीकर बनेगा या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनेगा, तो उसको क्या बेनिफिट होंगे, वो क्या बन सकता है? तो फाइनेंशियल लिटरेसी का ये कोर्स करने के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। जॉब कर सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकता है, उनका प्रोफेशन चालू कर सकता है, ट्रेनिंग ले सकता है, टीच कर सकता है कॉलेजेस में वगैरह इस सब्जेक्ट के ऊपर जहाँ पे भी नीड है, खुद के फाइनेंसेस भी प्लान कर सकता है, ओके, खुद एसेट्स क्रिएट कर सकता है। तो बहुत सारे इसमें स्कोप खुल जाते हैं एक बार अपने फाइनेंशियल लिटरेसी लेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। मीन्स एक कोर्स से हम लोग को पैसे की कितने बेनिफिट है खुद भी हम सीख सकते हैं और दूसरे को भी हम लोग कंसल्ट करके कमा सकते हैं। दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो अच्छे से देखें और अपने पेरेंट्स को भी वीडियो बिठा के दिखाएं, जहाँ पे आप अपने पैसे की बचत, निवेश, बढ़त कैसे कर सकते हो। दोस्तों मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सर को, आज उन्होंने आज अपना टाइम दिया, और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आज से आज अपना आप सेविंग शुरू करें और वो सेविंग सही जगह पे लगाएं। और कोर्सेज की जो नेक्स्ट वीडियो है मैं सर के साथ इस टॉपिक पे जरूर आज ही बात करूंगा, एंड जो भी डिटेल्स है आपको एज सुन एज पॉसिबल ये दिसंबर के लास्ट तक वीडियो शूट आउट करूंगा, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिले, आपके बेनिफिट्स क्या है और आप क्या सीख सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ विजय वरल, विजय मुकुंद, नमस्ते। थैंक यू सर, आपसे जरूर मिलूंगा सर, मैं आपसे बात करूंगा बहुत सारी चीजें। आप मुझे प्लीज आपका आशीर्वाद ऐसे ब्लेसिंग्स रखें, और ये 80% को सर हम 10% पे जल्दी। एब्सोल्युटली। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।